लेट अस अगेन स्टार्ट। ओके जी, अब देखें, लेट अस नाउ सी व्हाट आर दी, ये जो टेबल मैंने ली है आपकी बुक है गिटमैन की, मैनेजरियल फाइनेंस, जो मैंने आपके कोर्स में भी आपको बताई है, वहां से आप चैप्टर नंबर 8 से इस चीज को देख सकते हैं। तो व्हाट इज दिस बीटा? इट्स दिस बीटा शोज के बीटा 210 अगर पॉजिटिव है और 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मूव इन सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं, ये समझ लें वो कोवेरिएंस की बात हो रही है, यानी कि अगर स्टॉक जो है वो अगर मार्केट के रिटर्न्स बढ़ेंगे तो आपके जो स्टॉक के रिटर्न भी बढ़ेंगे। फर्ज करें सिक्योरिटी ए का अगर पॉजिटिव बीटा है तो उसका मतलब ये हुआ कि दे मूव इन सेम डायरेक्शन, यानी कि आमतौर पे अगर मार्केट के रिटर्न्स बढ़ते हैं तो उसके भी सिक्योरिटी के रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट के रिटर्न्स गिर गिर जाते हैं, कम होते हैं, तो डिक्रीज होते हैं, तो फिर सिक्योरिटी रिटर्न्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसका मतलब टू का मतलब क्या हुआ? टू का मतलब ये है ट्वाइस एज रिस्पॉन्सिव एज द मार्केट। मतलब अगर टू अगर आपका टू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में 10% इजाफा है तो सिक्योरिटी में इसका दुगना इजाफा होगा। ठीक है, तो दुगना इजाफे से मुराद क्या है कि अगर मार्केट में 10% इजाफा होगा तो आपकी सिक्योरिटी में 20% इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी देखें, ये इक्वेशन आप देख लें, ये वाली इक्वेशन देख लें। अगर मैं यहाँ पे टू रख दूं और तो इसका मतलब है अगर मार्केट का रिटर्न, जो कि मार्केट का रिटर्न फर्ज करें मैं यहाँ पे मार्केट रिटर्न देता हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाय टू, अगर मार्केट 10% इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाइड बाय टू कर दें तो सिक्योरिटी रिटर्न 20% हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट इट। तो अगर मार्केट, इसका मतलब है if the security beta is 2, it means that it moves in the positive 2, it moves in the same direction, number one. Number two, what do we mean? We mean that this is twice as responsive as market। वन है तो फिर 1 to 1, मार्केट में 10% इजाफा तो सिक्योरिटी के रिटर्न में भी 10% इजाफा। 0.5 यानी कि हाफ ऑफ द रिस्पॉन्स, मार्केट में 10% इजाफा होगा तो सिक्योरिटी में 5% इजाफा होगा, मार्केट में 10% कमी आएगी तो सिक्योरिटी में 5% कमी आएगी। जीरो है अगर बीटा, बीटा जीरो है तो इट्स टोटली अनअफेक्टेड, यानी कि ये मार्केट का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आइडियल कंडीशन है, ये आमतौर पे मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये समझ लें बात आप। ओके, अब दूसरी चीज समझें, मूव इन, फिर इन्हीं चीजों को जो है वो एग्जैक्टली इसी चीज को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर नेगेटिव हो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब है अगर यहाँ पे -2 है तो इसका मतलब है मार्केट अगर 10% मार्केट में इजाफा होगा तो इसमें 20% कमी होगी। समझ में आ रही है बात? 10, अगर मार्केट में 10% इजाफा होगा तो इसमें 10% कमी होगी। +2 का मतलब है मार्केट में 10% इजाफा तो सिक्योरिटी में 20% इजाफा, मार्केट में 10% कमी तो सिक्योरिटी में 20% की कमी। लेकिन ये इनका आपस में अपोजिट रिलेशनशिप है। -2 से मुराद कि अगर मार्केट में 10% इजाफा होगा तो सिक्योरिटी में 20% कमी होगी, और अगर मार्केट में 10% कमी होगी तो सिक्योरिटी के रिटर्न में 20% इजाफा होगा। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट इन माइनस। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है जी, और अब उसके बाद हम आते हैं आपकी ये दूसरी, ये कुछ स्टॉक के की बीटाज हैं हिस्टोरिकली। आप देखें, आप बीटा कैसे मालूम करते हैं? आप बीटा मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा। मैंने जैसे आपको यहाँ पे देखा, देखिए मार्केट के रिटर्न्स क्या है, ये इफ यू जस्ट हैव अ लुक ऑफ देम। ओके जी, हाँ जी, ये देखें, ये आप यहाँ पे देखें, ये मैंने जनवरी 2019 की हाइपोथेटिकल फिगर्स ली हैं। तो ये अब पास डेटा है, मंथली पास डेटा। ठीक है जी, ये पास डेटा है। और आपका आ, ये हम पास डेटा के बेसिस पे हम स्टॉक की बीटा मालूम कर सकते हैं, और ये उसी के बेसिस पे Amazon.com की बीटा 0.82 है, ये फोर्ड मोटर की 1.56 है, 1.5 डिज्नी की 1.09 है, ईबे की 0.87 है। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं जितने 1 से ज्यादा स्टॉक होंगे वो रिस्की कहलाते हैं, और 1 से कम वाले स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक कहलाते हैं। अगर बीटा इज मोर देन 1, इसका मतलब है कि द स्टॉक इज रिस्की या एग्रेसिव स्टॉक। इफ बेटा इज लेस देन 1 तो इसका मतलब है आपका जो स्टॉक इज डिफेंसिव स्टॉक। ये आपकी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. ओके जी, अब नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज
दैट हम कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो बीटा। अब हम देखें, हमने सिक्योरिटी के इंडिविजुअल बीटा तो कैलकुलेट कर ली, ये स्टॉक ए की बीटा हमने कैलकुलेट कर ली। तो हम स्टॉक पोर्टफोलियो अगर हम बनाएंगे, फर्स्ट करें अब हम बना रहे हैं एक पोर्टफोलियो, तो वी आर गोइंग टू मेक अ पोर्टफोलियो जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी ए भी है, सिक्योरिटी बी भी है, सी भी है, सिक्योरिटी ए की भी अपनी बीटा है, इसकी भी अपनी बीटा है। तो हम इस पोर्टफोलियो की ओवरऑल बीटा कैसे लेंगे? ठीक है जी, तो फर्स्ट करें, हमारे पास ये एक पोर्टफोलियो है, ये वाला पोर्टफोलियो 5। इसके इसमें हमने 5 एसेट लिए हैं, ठीक है, इसमें हमने 5 एसेट लिए हैं, और सिक्योरिटी एक 1 का जो बीटा है वो 1.65 है, वो हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया जैसे जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया। ये इसका बीटा जो है वो 1 है, इसका बीटा जो है वो 1.3 है। तो ये हमने सारी हर हर सिक्योरिटी की या हर स्टॉक की बीटा मालूम कर ली, ये हमें बीटा मिल गई। जब हमें बीटा मिल गई और ये पांचों के पांचों अगर हम पोर्टफोलियो में डालें तो ये एक पोर्टफोलियो हमारा बन जाएगा। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट द ओवरऑल बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो? ये पोर्टफोलियो बीटा है आपका। इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे, ये वेटेज है, आपको याद होगा वेटेज का। वेटेज का मतलब है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में डाली है। तो फर्स्ट करें, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 10% स्टॉक 1 में है, 30% 2 में है, 20% 3 में है, 20%। तो ये सारे आपके वेट्स हैं, आप हर स्टॉक के वेट को उसकी बेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जितने भी स्टॉक होंगे, तो ये आपका फार्मूला है सिंपल, यानी कि इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज बेटा। क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज बेटा। कैसे क्या करेंगे? इसका हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है जी, इसका हमें एक वैल्यू मिलेगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, ये डब्ल्यू है, आपके वेट है, और ये आपके बीटाज हैं, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमें वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से ये सारे हम जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर लिए। तो हमें क्या, फिर यहाँ पे एक वैल्यू, जो इनको फिर सम अप कर दें, जब सम अप करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी पोर्टफोलियो बीटा के बराबर होगी। ये वाली जो पोर्टफोलियो हम इसको ये कहते हैं। समझ में आ गई बात? आप इसको करके देखिएगा, आई एम नॉट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम ऑन दैट, आप इसको जाके इस पे कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। तो पोर्टफोलियो बीटा इस क्या है? इट्स सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज बीटा। क्लियर? यस। क्लियर सर। ओके, यस सर। दैट्स ग्रेट। यस सर। जी, चलें जी, अब एक और चीज पे जाते हैं। अच्छा, अब हम इसको अब हम द मॉडल द कैपएम, अब ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कुछ स्टूडेंट हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कब से आप एक्सेप्ट कर लें प्लीज। यार मैं एक तो पता नहीं कौन है 7P0UI4, ये कौन है पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। नहीं, बाबर अली नाम का हुआ, 2 बंदे और भी हैं क्लास में। इसको आप कहें कि यार अपना नाम सही लिखो और फिर सर एडमिट करेंगे, ठीक है? सर मैं ऐड हो क्यों ऐड हो? ओके, ऑलराइट। नाउ अब देखें हाउ हाउ कैन वी, अब कैपएम की जो असल इक्वेशन है मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हमें अब पता चल गया कि हमारा ये जो असल सवाल था कि कितना इसकी ये हायर रिटर्न अगर होगा तो, सॉरी हायर रिस्क होगी तो रिटर्न भी हायर होगा, ये हमने ट्रेड ऑफ किया था ये, और ये फिर हमने देखा कि ये सिस्टमेटिक रिस्क की बात हो रही थी। अब हमें सवाल हमने ये पूछा था कि सिस्टमेटिक रिस्क कितनी, तो हमें पता चल गया बीटा के थ्रू कि वो हमें मेजर मिल गया बीटा का। अब हम इसको, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हम इसको अगर फर्ज करें एक स्टॉक है जिसका अभी जो हमने एक एग्जांपल किया जिसकी जिसकी बीटा तकरीबन 0.59 थी, तो उसको हम उसके ऊपर हमारा रिटर्न कितना होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये हमें मिलेगा कहाँ से? दिस विल बी गिवन बाय, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रिटर्न कैसे, इससे रिलेटेड रिटर्न कितना होगा। तो यूजिंग बीटा कोएफिशिएंट टू मेजर नॉन डिवर्सिफिबल रिस्क, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज गिवन बाय, ये इक्वेशन है। ये किस चीज की इक्वेशन है? ये उस स्टॉक की, फर्ज करें स्टॉक ए है ये, आर आई यानी कि स्टॉक ए, रिटर्न ऑन स्टॉक ए फर्ज करें, वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी के रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कि फर्ज करें अगर रिस्क फ्री रिटर्न कितने हैं 5%, ठीक है, प्लस
ये आपकी क्या है, बीटा ऑफ द स्टॉक। हमारी बीटा ऑफ द स्टॉक कितनी थी, 0.59 या तकरीबन 0.6 कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी, ये 6 हो गई। और आर एम माइनस आर एफ फर्ज करें मार्केट के रिटर्न फर्ज करें 14% है, और आपके जो है वो मार्केट के रिटर्न 14% हैं, और आपका रिस्क फ्री रिटर्न कितना था, 5% था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस ये 0.6 आपका 0.6, और आप 14 में से 5 माइनस कर लें, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये हमारा अब इस स्टॉक ए का रिटर्न कितना आ जाएगा, देखें ये हो जाएगा 5 प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5.4। तो इसका मतलब है स्टॉक ए का रिटर्न होना चाहिए 10.4, क्योंकि 5 और 5 10 और 10.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीटा हमारे पास आ रही है 0.6 की, तो उसके बेसिस पे हमें कैपेम जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है कि उस स्टॉक पे आपका जो रिटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए 10.4। तो ये देखें, हमने जो बुनियादी सवाल पूछा था लेक्चर के शुरू में, अब हमें कैपेम के थ्रू वो जवाब मिल गया कि आपका अगर स्टॉक की बीटा सिस्टमेटिक रिस्क कितनी हो तो उसके बेसिस पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए। समझ में आ गई बात, यस क्लियर? सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आप थोड़ा इस मॉडल को और समझें। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर एक चीज़ तो आपकी ये आर आई यानी कि किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न आपको जब मालूम करना हो तो वो उसका उसका आप यहाँ पे लिखेंगे। आर एफ क्या है, आर एफ इज अ रिस्क फ्री रेट। आमतौर पे किसका रेट, जो ट्रेजरी बिल का रेट होता है, आपका ट्रेजरी बिल का रेट लेंगे मंथली फर्ज करें तो वो आपको मिल जाएगा, ये ट्रेजरी बिल का रेट आ गया। बीटा आपने जिस स्टॉक की आप मालूम कर रहे हैं उसकी बीटा। आर एम उस मंथ के मार्केट रिटर्न जितने होंगे, और आर एफ आपकी यही है। अब ये पहले इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कैपेम देख लें कितने हैं। आपका एक कंपोनेंट इसका ये है यानी कि आर एफ, दूसरा इसका बीटा आप कैलकुलेट खुद करते हैं, दूसरा कंपोनेंट ये है। तो ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम। ये क्या कहलाता है, रिस्क प्रीमियम। वाई डू वी कॉल इट रिस्क प्रीमियम, देखें इसका क्या है, आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर यानी कि मार्केट के रिटर्न से माइनस करते हैं आप रिस्क फ्री। तो अब देखिए मार्केट का पोर्टफोलियो जो था मैंने आपको बताया था कि आर एफ जो होगा वो ट्रेजरी बिल का होगा, तो वो रिस्क फ्री एसेट है। और मार्केट आपका जो रिटर्न है वो मार्केट पोर्टफोलियो आपका क्या है, उसके ऊपर मार्केट पोर्टफोलियो वो है आपका जिसमें सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क है। तो आप जब देखें इसके अंदर रिस्क जीरो है और इसके अंदर सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क है। तो आप जो एडिशनल रिस्क आप ले रहे हैं सिस्टमेटिक, उसके लिए आपको जाहिर है एक्सेस रिटर्न भी तो चाहिए ना, यू डिमांड एक्स्ट्रा रिटर्न। तो ये जो है इसीलिए हम कह रहे हैं इसका रिस्क प्रीमियम, इसका मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कह सकते हैं या रिस्क प्रीमियम भी कह सकते हैं। तो आप देखें, द प्रीमियम दैट एन इन्वेस्टर मस्ट रिसीव फॉर टेकिंग एवरेज अमाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद होल्डिंग मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो की रिस्क है, उसमें सिस्टमेटिक रिस्क है जो भी, तो उसको हम जो है वो कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा रिटर्न आपको, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम और द एक्सेस रिटर्न दैट यू डिमांड फॉर होल्डिंग रिस्की पोर्टफोलियो जो कि मार्केट का है। क्लियर, अब बात हो गई, आप समझ में आ गई बात आपको, द कंपोनेंट्स ऑफ कैपेम, क्लियर? यस सर। ओके जी, जस्ट नाउ गो अहेड। और अब आपका, अब इस इक्वेशन को हम देखें, मिसाल के तौर पे हमने क्या किया जी, हमने एक, लेट मी टेल यू कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसके बेसिस पे हमने फर्ज करें 15-20 स्टॉक्स के जो है वो बीटा ले ली। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये मैंने बीटा ले ली, ठीक है जी, और ये मेरा जो है वो और ये मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है जी। मैंने देखा कि अगर मेरी फर्ज करें मार्केट अगर 1 है, अगर बीटा 1 है, अच्छा यहाँ पे एक लाइन आएगी जिसको हम कहेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है, ये सॉरी आर एफ मेरा कितना है, फर्ज करें वो 5% है, ठीक है जी। 5% अगर मेरा आर एफ है तो ये 1% पे मेरी 0.6 पे, तो मैं क्या करूंगा, जितने मैं फर्ज करें सिक्योरिटी ए बी सी 15-20 स्टॉक्स की बीटा ले लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसकी बीटा को और उसके रिलेशन इस इक्वेशन के थ्रू मुझे हर स्टॉक का बीटा और उससे रिलेटेड उसकी रिटर्न मिल जाएगा।
मैं उसको प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो लेट अस सी कि मैंने यहाँ पे कैसे इसको प्लॉट किया है। एक आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें जी, ये हमारे, फर्ज करें हमारे पास जो ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे मैंने जो डेटा ली थी वो अगर बीटा 1 है तो आपका फर्ज करें बीटा आपका 1.8 हो जाएगा। ठीक है, हमारे स्टॉक की बीटा तकरीबन जो थी कितनी थी, 6.6% थी हमारा जो स्टॉक हमने लिया था। तो 0.6 के करीब उसकी उसके ऊपर जो आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो उसके हो जाएंगे 6.8%। उसके रिटर्न कितने हो जाएंगे, 6.8%। ठीक है, अच्छा यानी कि वो हम कैसे मालूम करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा इस लेट मी इसको मैं आपकी आसानी के लिए एक मरतबा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। चलें, आपका आर एम कितना है, आपका आर एफ है 5%, आर एफ 5% है। हम अपने स्टॉक जो हमने जिसकी बीटा मालूम की है उसके रिटर्न मालूम कर रहे हैं। 5% आपका रिस्क फ्री रेट आ गया। आर एम कितना है, 8%। आर एम मेरे पास 8% है, माइनस कर दिया मैंने। आर एफ कितना है, 5%। ठीक है जी, ये मैंने 5% माइनस कर दिया। मेरे स्टॉक का बीटा तकरीबन 0.6 था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 0.6, क्योंकि 595 समथिंग था, तो 0.6 के बराबर है। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा ये 5 प्लस ये आपका अच्छा ये 5 हो गया, ये 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3। 3 से आप ऐड कर लें तो ये आपका इसको अगर आप 3 इंटू 6 कर लें तो 1.8 ये आ गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा, ये 6.8। इसका मतलब है हमारे स्टॉक का जो रिटर्न होना चाहिए बेस्ड ऑन द बेटा ऑफ 0.6, तो इसका रिटर्न तकरीबन 6.8% होना चाहिए। ये देखें 6.8% है। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे स्टॉक्स की मुख्तलिफ जो स्टॉक्स हैं जिसकी किसी की बीटा 1 थी, किसी की 0.1 थी, 0.2 थी, 0.4 थी, ये हमने लिए और उसको फिर हमने प्लॉट किया। तो हमने देखें अब ये प्लॉट करते जा रहे हैं तो हमें ये वाले ये सारे, ये आपकी बीटा है यहाँ पे और ये आपके स्टॉक रिटर्न है। तो ये हमें जो लाइन मिल रही है इसको हम कहते हैं SML। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और ये सिंपली आप समझ लीजिए कैपेम की इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन की। जैसे जैसे आप ये मुख्तलिफ स्टॉक्स के लिए लेते जाएंगे, प्लॉट करेंगे तो ऐसी एक लाइन बनेगी। तो दिस इज नोन एज SML। और ये आपकी इस ये देखें, इट विल स्टार्ट फ्रॉम रिस्क फ्री रेट, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का रिटर्न जीरो हो जाएगा, फर्ज करें सिक्योरिटी का रिटर्न जीरो हो जाएगा, तो फिर जो बाकी बचेगा सिर्फ रिस्क फ्री होगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा आमतौर पे फिर हम वी कैन थिंक ऑफ नेगेटिव बीटा का भी हम सोच सकते हैं, फिर ये आपकी इस तरफ चली जाएगी। लेकिन आमतौर पे नेगेटिव बीटा मैंने आपको बताया नहीं होता, क्योंकि आपके जो है वो इट इज़ वेरी अनकॉमन कि आपकी नेगेटिव आपको जो है वो रिटर्न्स में वो सॉरी बीटा की नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई थी 0.2 और सॉरी 0.5 और 2 के बीच बीच में होती है। ठीक है जी, तो इट इज आप मतलब इट्स वेरी अनलाइकली कि आपके माइनस और इतना माइनस हो कि ये आपका रिटर्न यहाँ पे चला जाए। चलें जी, तो आई होप कि दिस इशू इज क्लियर नाउ। कोई यस सवाल है तो सर। पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलें। अब आई आई दिस होल स्टोरी इज एक जस्ट वन मिनट। जो कैपेम की सबसे जो बड़ी काम की चीज़ है वो क्या है कि वो आपको रिलेशनशिप बता देता है। वो आपको रिलेशनशिप बताता है, वो आपको बताता है कि भाई अगर आपके पास फर्ज करें अगर आपके पास रिस्क हो, कितनी रिस्क हो तो उसके ऊपर रिटर्न कितना है। तो इसका मतलब है आप कैपेम को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फर्ज करें हमने जो अभी एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने स्टॉक का लिया था, इसमें एक लेडी है लेजा मिलर इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय देयर स्टॉक इन्वेस्टर्स। वो कहेंगे कि आप अगर जानना चाहते हैं कि किसी खास स्टॉक का रिटर्न कितना होना चाहिए, तो बेस्ड ऑन इट्स बीटा, तो लीजा इज यूजिंग 5% आरएफ। लीजा ने 5% आरएफ का लिया है। लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न आर 8%, यानी कि मार्केट रिटर्न 8% के हैं। ठीक है, और आपका स्टॉक की बीटा फर्ज करें 1.2 है। अगर आपके स्टॉक की बीटा 1.2 है और आपका ये जो है वो दिस इज द होल स्टोरी। ठीक है जी, तो हाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, इट कैन बी कैलकुलेट एज फॉलोज। तो आपका 5% आपका रिटर्न आ गया। ठीक है जी, आपके इस ये दूसरा स्टॉक है। स्टॉक फिर प्रीवियस हमने एग्जांपल किया उसमें आपकी बीटा थी 0.5 0.6, इस स्टॉक की बीटा है 1.2। तो आपका 8% आपका मार्केट रिटर्न है और 5%
तो आप इस स्टॉक के ऊपर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 8.6%। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी स्टॉक की बीटा अगर आप इस SML में डालें तो आपको उस स्टॉक का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम अब और आगे जाते हैं थोड़ा। अच्छा अब हमें देखना होगा कि अगर हम काफी है तक सर। काफी है, बस मुझे एक दो सब चीजें दे अच्छा है दें, बस सर, बस बैटरी मुझे डाउन हो गई है और बस मुझे 5-10 से 10 मिनट दे दें मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखें, हमें अब आपको याद होगा कि हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा था कि आप जो है वो कैसे पी नॉट मालूम करते हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैसे मालूम करते हैं। आपको याद होगा समथिंग कॉल्ड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में क्या था, आपको याद होगा कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्टॉक की वैल्यू मालूम करनी हो, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो बराबर होती है D1 यानी कि नेक्स्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या चीज है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है माइनस जी। ठीक है, तो अब ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको है वो आपको मिल गया, अब कैपेम के थ्रू आपको मिल गया कि कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, 8.6 हमने अभी डिटरमिन किया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? वहां पे हमने ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो मैंने गिवन दिया था, वो गिवन था कि जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना है, लेकिन कैपेम हमें बताता है कि ये कैसे इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे 8.6 हुआ, तो कैसे हुआ। तो ये हम कैपेम बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है एवेल्युएशन मॉडल के लिए, क्योंकि हमें कैपेम के थ्रू पता चल जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और वो हमें पता चल गया जी 8.6%। ठीक है जी, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे स्टॉक की वैल्यू क्या है। अब इस स्टॉक की वैल्यू जो मैंने आपको बताई, ये जो हम प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डिविडेंड नेक्स्ट डिविडेंड जो होगी वो 0.5 होगी, और हमारा इस स्टॉक की ग्रोथ अगर 5.8% है और करंट मार्केट प्राइस इसकी 15 रुपए है, तो मैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करना चाहता हूं यूजिंग CGM कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का मैंने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ये वाला जवाब मुझे आया 17.86%, यानी कि इस स्टॉक की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपेम, अकॉर्डिंग टू दिस होनी चाहिए 17 रुपए 86 पैसे। समझ में आ गई बात, 17 रुपए 86 पैसे। लेकिन अगर मार्केट को देखें तो ये मार्केट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपए। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? भाई मार्केट में 15 का बिक रहा है, होना चाहिए 17 रुपए 86 पैसे का। तो आप बताएं ये जो स्टॉक है ये आपका अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है? प्लीज, आई नीड योर इनपुट। दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बिकॉज मार्केट में इसकी प्राइस है 15 रुपए और इसकी होनी चाहिए 17 रुपए 86 पैसे, तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक कहलाएगा। ठीक है जी, अगर फर्ज करें उल्टा होता, ये 15 की इंट्रिंसिक वैल्यू होती, मार्केट में 17.86 का होता, तो हम कहते हैं कि ओवर वैल्यू प्राइस है। तो अब ये ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू को हम CML पे कैसे लेके आएंगे, देखें। अब आप अब आप देखें, ये हमारी CML लाइन है, वही जो मैंने आपको बताई कि ये आपने बीटास यहाँ पे रखे हैं, ये आपके रिटर्न हैं। अब ये वाला जो हमारा रिटर्न है, अगर इस स्टॉक की वैल्यू फर्ज करें, अगर ये जो मेरा स्टॉक हमने अभी लिया था, अगर ये एग्जैक्टली 8.6% देता, इसके रिटर्न्स अगर एग्जैक्टली 8.6% होते, तो इसकी प्राइस किसके बराबर होनी थी, इसकी प्राइस बराबर हो मार्केट प्राइस, और आपकी जो कैपेम की प्राइस है वो सेम होती, यानी कि मार्केट में भी ये 17 रुपए 86 पैसे का होता। अगर ये 8.6% देता तो और ये इस लाइन पे होता, लेकिन अब ये मार्केट में बिक रहा है 15 रुपए का, ये अंडर वैल्यू है। अंडर जब भी स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो उसका रिटर्न ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपको अब ये स्टॉक कितना पे कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर प्राइस अंडर वैल्यूएशन, ये स्टॉक आपको दे रहा है 9.1%। ठीक है, तो समझ लें रिटर्न जब भी नीचे जाएंगे मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ेगी, और ये उल्टा रिलेशनशिप है आपस में। तो ये 9 ओवर वैल्यू कब होगा सर? ओवर वैल्यू किस सिचुएशन में हो सकता है ओवर वैल्यू? ओवर वैल्यू होगा जब मार्केट प्राइस उसकी ज्यादा हो, और उसकी जो ओवर वैल्यू ये होगी, फर्ज करें मार्केट प्राइस 1786 होती और आपकी कैपेम के थ्रू जो आपने प्राइस डिटरमिन की है वो 15 रुपए की होती, तो वो ओवर वैल्यू कहलाती।
ठीक है जी। ओके सर, ओके। अच्छा, अब इस केस में ये वाला हमारा केस क्या है, ये वाला हमारा केस है कि ये अंडर वैल्यू है। जब स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो अंडर वैल्यू स्टॉक के जो रिटर्न्स होते हैं वो कैपेम के रिटर्न से ज्यादा होंगे। आप देखिए अंडर वैल्यू स्टॉक, अगर आप इस प्राइस के बेसिस पे कैपेम में के ई की प्राइस रिटर्न मालूम करेंगे, जो मैंने आपको रिटर्न का फार्मूला बताया था, तो आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे 9.1%। तो ये स्टॉक बेसिकली आपको 9.1% दे रहा है because of its lower price of under valuation 15 रुपीज। तो इसका मतलब है ये आपके सिक्योरिटी मार्केट लाइन से ऊपर है। ठीक है, अंडर वैल्यू स्टॉक्स जो होंगे वो ज्यादा रिटर्न देंगे और लिहाजा वो सिक्योरिटी मार्केट एसएमएल से ऊपर होंगे। ओवर वैल्यू स्टॉक जो होंगे वो कम रिटर्न देंगे, लिहाजा वो हमेशा सिक्योरिटी एसएमएल से नीचे होंगे। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस होंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम आएगी। कैसे आएगी? पीपल विल बाय मोर ऑफ दिस स्टॉक, पीपल विल बाय, एज दे बाय मोर ऑफ दिस स्टॉक, इसकी प्राइस जो है वो 15 रुपए से बढ़ के 1786 के करीब, जब ये 1786 पे करीब आ जाएगी तो ये फिर यहाँ पे एसएमएल पे आ जाएगा। टेक्निकली एंड एकेडमिकली एंड समझे कि आप जो है वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आमतौर पे मार्केट इक्विलिब्रियम तब होगा जब सारी के सारे जो है वो प्राइसेस ऐसी हैं कि वो प्राइसेस आर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम दी एसएमएल। वो प्राइसेस के जहाँ पे आपकी एसएमएल से डेविएशन हो रही है वो समझ लें आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम के खिलाफ है या डिसइक्विलिब्रियम है। नतीजे में मार्केट आपका जो है वो इंटरैक्ट करेगा डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। अंडर प्राइस सिक्योरिटीज ओवर प्राइस हो जाएंगी और ओवर प्राइस सिक्योरिटीज अंडर प्राइस हो जाएंगी और लॉन्ग रन में आपका ये एसएमएल के सारे आ जाएंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एसएमएल एंड मार्केट प्राइसेस। क्लियर हो गई बात जी? यस सर। ओके, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? चलें अब कुछ Thank you, sir. चीजें, ओके ठीक है जी। अब लेट अस नाउ